नमस्कार, साहित्यकार में आपका स्वागत है। मैं स्वाति आज आपको एक ऐसे साहित्यकार से मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम है भारतेंदु मिश्र, जो हिंदी और अवधी के लेखक हैं। भारतेंदु जी नमस्कार। नमस्कार स्वाति जी। भारतेंदु जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपने लेखन की शुरुआत कैसे की? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और असल में ये है कि प्रत्येक जो रचनाकार है, साहित्यकार है, तो कहीं ना कहीं शुरू करता है, लेकिन शुरुआत ज़्यादातर आप देखें तो कविता से होती है, क्योंकि गद्य में बाद में आता है, जब थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है, थोड़ा परिपक्व हो जाता है लेखक। तो मेरा भी यही रहा कि मैं 80 के दशक में 1980-81 के आसपास कुछ गीत वीत लिखना मैंने शुरू किया था, और मित्रों का प्रोत्साहन मिलता रहा, कुछ छपने लगी चीज़ें। तो मैं लखनऊ में था उन दिनों, और आकाशवाणी से मेरा उन दिनों गीत वीत प्रसारित हुआ। तो जो बड़े वरिष्ठ साहित्यकार थे उनका सबका प्रोत्साहन मिला। अवधी मातृभाषा रही, तो अवधी में भी एक गति थी। संस्कृत का मैं विद्यार्थी था, तो इस नाते संस्कृत, अवधी और हिंदी माने मिला जुला एक तरह से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता रहा। तो 80 के दशक से मैंने इस तरह से शुरुआत की थी। फिर गीत लिखना शुरू किया सबसे पहले, फिर दोहे आए, एक खंडकाव्य आया, माने कविता से शुरू हुआ था। और फिर गद्य में हमारी किताबें आईं, उपन्यास आए, और नाटक भी लिखा मैंने। तो अब तो लगभग 25-26 पुस्तकें आ चुकी हैं, आपने देखी होंगी। तो वो दौर दूसरा था, तब इस तरह के माध्यम नहीं थे। उस समय आकाशवाणी दूरदर्शन से ज़्यादा सबल माध्यम था। दूरदर्शन लोगों के घरों में प्रायः नहीं होता था। हाँ, रेडियो सब जगह पहुंच जाता था, अखबार था, प्रिंट मीडिया था। आज पीछे मुड़कर देखिए तो 40 वर्ष लगभग हो रहे हैं। तो उस समय का माध्यम, उस समय का जो साहित्य है, आज का जो साहित्य है, उसमें कुछ बदलाव तकनीकी भी है और प्रगति से संबंधित भी परिवर्तन हुआ है। बहरहाल मैंने ये नहीं तय किया कि भाई मुझे कविता ही लिखनी है या कि गद्य ही लिखना है। तो कोई प्लान करके, कोई योजनाबद्ध तरीके से मैंने लेखन नहीं किया। तो मुझे लगता है स्वाति जी कि हम लोग इस तरह से कोई अगर प्लान करके लिखता है तो वो साहित्य बन नहीं पाता। तो मन के हिसाब से लिखा, लेकिन कोई योजनाबद्ध तरीके से मैंने लेखन नहीं किया। भारतेंदु जी, हमने सुना है आपको बचपन में नाटकों में बहुत रुचि थी। कृपया इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। असल में स्वाति जी, मैं विद्यार्थी था संस्कृत का, तो शोध मैंने नाट्यशास्त्र पर ही मेरा शोध है, भरत मुनि पर। और नाटक एक ऐसी विधा है, आपको बताएं, कि जो सीधे हृदय में घुस जाती है, सीधे आकर्षित करती है विद्यार्थी को। माने स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, तो नाटक से आप लोक शिक्षा भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसी विषय को भी पढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ साथ रंगमंच का एक अपना आकर्षण है। हमारे मनोविज्ञान की भाषा है नाटक, माने रंग भाषा है, देह की भाषा है। नाटक में शब्द तो होते हैं, शब्द के साथ साथ आपका अंग संचालन भी है, मुख का संचालन है, आँखों का संचालन है, हाथ पैर का संचालन है। तो अभिनय एक अलग कला है और एक बहुत बड़ा उद्योग व्यापार है इस रूप में देखें। तो मेरा ये था कि बचपन से नाटकों में रुझान था, और मैं घर से छुप करके विद्यालय, मैंने कई बार बंक करके भी नाटक करने के लिए जाता था। तो 6-6 महीना उसमें लगा रहता था। आहुति नाटक एक हो रहा था, तो उसमें मैं रामलीला देखने के बहाने जाते थे, तो रामलीला न देख करके नाटक में रिहर्सल करते थे। अच्छा। एक बार सूरदास का अभिनय मैंने किया, तो उसमें क्या हुआ, 15 दिन तक मुझे आंखें बंद करके स्टेज पर चलने का अभ्यास करना पड़ा। अब आप कल्पना कीजिए कि जो नेत्रहीनता का अनुभव करना कितना कठिन होता है, लेकिन उस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सीखा हमने उससे। तो फिर उसके बाद रंगमंच पर यहाँ दिल्ली में जब आ गया लखनऊ से, तो यहाँ आकर के भी मैं शोध कर रहा था। उन दिनों मिरांडा हाउस में मैंने 6-7 महीने एक नाटक पर, कालिदास के नाटक पर काम किया हम लोगों ने, उस टीम का मैं से हिस्सा था।
तो विक्रमोर्वशीयम नाटक हुआ, वो श्री राम सेंटर में भी हुआ। तो इस प्रकार से रंग का अनुभव, रंग भाषा का अनुभव जो हमने किया, तो ये एक जो शास्त्रार्थ नाटक है, इसकी रचना की प्रक्रिया मस्तिष्क में चल रही थी और शास्त्रार्थ बहुत आहत माने करता था मन में। कारण ये कि इसका जो प्लॉट है, इसका जो कथानक है शास्त्रार्थ का, उसमें आप देखें कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ है और इतिहास के बड़े लोक विश्रुत पात्र हैं। माहिष्मती एक जगह है बिहार में और एक माहिष्मती जगह है इधर मध्य प्रदेश में, रीवा के आसपास, मैहर की तरफ। तो वहाँ पर जो माहिष्मती है, असल में वो पौराणिक उस समय की माहिष्मती रही होगी। तो शंकराचार्य वो नर्मदा के आसपास है, वो नदी के आसपास है। तो शंकराचार्य को उनके गुरु मिलते हैं मंडन मिश्र के, और शंकराचार्य दिग्विजय कर रहे थे, अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक बहुत उद्भट विद्वान है मंडन मिश्र और वो माहिष्मती में रहता है, तुम उसको पराजित करो और उसको भी अपनी वेदांत योजना में, दिग्विजय की योजना में शामिल करो। तो इस तरह से शंकराचार्य जाते हैं और उनसे वार्ता करते हैं, शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ उसकी कथा आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा स्वाति जी कि किस तरह से वो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं मंडन मिश्र। उसके बाद उनकी पत्नी शारदा वो स्वयं फिर कहती हैं, भाई तुमने मेरे अर्धांग को पराजित कर दिया है, अब अभी आपकी संपूर्ण इनकी पराजय तब होगी जब आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित करें। तो दर्शक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बन गया था ये सीन। और उसके बाद फिर वो शास्त्रार्थ में अधिक समय लेकर के जाते हैं। फिर परकाया प्रवेश विद्या द्वारा शंकराचार्य कश्मीर के राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से 3-4 महीने बाद फिर वो सूक्ष्म शरीर में से अपने फिर पुनः अपने शरीर में आकर के और शास्त्रार्थ करते हैं। तो ये परकाया प्रवेश विद्या उस समय होती थी। परकाया प्रवेश का उल्लेख आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया है। तो वह सब करने के बाद वो मंडन मिश्र को पराजित करते हैं और उन्हें अपना सहयोगी बनाते हैं। भारतेंदु जी, आपने जो शास्त्रार्थ नाटक लिखा उसका पूरा सारांश बहुत रोमांचित करने वाला था। अब इस किताब को मैं भी पढ़ना चाहूँगी। हाँ। भारतेंदु जी, 40 वर्ष के लेखन में और आज के लेखन में क्या फ़र्क है? संवेदना के स्तर पर बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। और आज से 40-45 साल पहले जब हमने शुरू किया तो उस समय के मूल्य कुछ और थे। वैज्ञानिक और जो भौतिक प्रगति होती है वो जैसे जैसे जुड़ती है तो लेखन में उसका प्रतिबिंब दिखाई देना स्वाभाविक है। लेकिन जो मूल चेतना है, माने श्रृंगार है, प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, गुस्सा है, नफरत है, वो सब व्यंग्य है। ये जो चीज़ें हैं ये तो जीवन की हैं, हमेशा रहेंगी, लेकिन उनके रूपाकार बदल जाते हैं। तो जैसे अब मेट्रो नहीं चलती थी, अब मेट्रो चलने लगी है। तो ऐसे जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, अब सबसे ऊंची स्टैचू हमारे देश में बन गई है, तो ये पहले नहीं था। अब जैसे जैसे जुड़ता है तो उसके साथ साथ हमारा लेखन भी, हमारी रचनाशीलता भी जुड़ती है। उस समय के जो मूल्य थे, अब हम याद है हमको कि आकाशवाणी बहुत सबल माध्यम होता था। आकाशवाणी पर कविता पाठ जिसका होता था, हजारों लोग सुनते थे और उस प्रतिक्रिया देते थे। आज आकाशवाणी बहुत पीछे रह गया है क्योंकि माध्यम बदल गए हैं। अब लोग यूट्यूब पर देखते हैं। बीच में दूरदर्शन आया, दूरदर्शन पर बहुत चला, फिर दूरदर्शन के सैकड़ों चैनल, हजारों चैनल अब हो गए। तो 21वीं सदी में ये एक संकट की घड़ी भी है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो हम किसी प्रकार के तनाव के बिना अपनी बात अपने पाठकों तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन इंटरनेट आने के बाद साहित्य में ही नहीं, उसकी पठनीयता में और शोधार्थियों में और लिखने पढ़ने वालों में, सब में एक परिवर्तन आया है। और इस मीडिया को बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। किताबें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं जो पुरानी हैं, जो अब हमको लाइब्रेरी नहीं जाना होता है, हम घर बैठे देख सकते हैं लैपटॉप पर। तो ये कुछ परिवर्तन हुआ है, लेखन में भी हुआ है।
डॉक्यूमेंटेशन अब जीवनियाँ आ रही हैं, जैसे तमाम ऐसे लोगों की आत्मकथाएं आ रही हैं, यात्रा वृत्तांत आ रहे हैं। जो गद्य कम लिखा गया था वो इधर ज़्यादा लिखा जा रहा है, नाटक लिखे जा रहे हैं। महिलाओं ने बहुत अच्छा लेखन शुरू किया है, किन्नरों पर लेखन हो रहा है, विकलांगता को लेकर लिखा जा रहा है, दलित विमर्श एक अपनी तरह से चल रहा है। तो ये जो 1990 के आसपास मंडल कमीशन आया और उसके बाद धीरे 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 जातियों में की समझ लोगों में बनी, कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुए, किस तरह से उनके नए विकास के मार्ग खुले। तो ये बड़े सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अल्पसंख्यकों के साथ भी इस तरह से हम विचार करते चलते हैं। अब नए कानून बनते हैं, हमारे तलाक पर कानून बना है, तो उसको लेकर के भी तमाम डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। कहानियों के शिल्प में परिवर्तन हुआ है, न्याय व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें, तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। 21वीं सदी में युवा जो है, अगर वो थोड़ा सा तसल्ली से माने गंभीर होकर के कुछ लिखे तो अधिक महत्व होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जानती हैं कि स्वाति जी कि ये जल्दबाजी करना उनका मतलब ये है कि लगता है कि आज ही हमारी कहानी छप जाए और कविता आ जाए और उस पर कमेंट्स आ जाएं। अब लोग लाइक करते हैं फेसबुक पर या ट्विटर पर या कहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा उसको पढ़ता भी नहीं है। कई बार लोग पढ़ते नहीं, ऐसे ही लाइक वाइक करके छोड़ देते हैं। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अब वो 21वीं सदी में इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब कुछ व्हाट्सएप पे आ रहा है और फेसबुक पर आ रहा है, मैसेंजर में आ रहा है। तो ये बदलाव हुआ है। हम संवेदनशील ढंग से उससे थोड़ा सा अलग हुए हैं, अपने जीवन के मूल्यों से भी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है नई पीढ़ी को ऐसा ना लगता। भारतेंदु जी, आजकल जो सोशल मीडिया पर साहित्य चल रहा है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर जब आ जाएगा तो आदमी बगल में बैठा है, देख रहा है, एक कमरे में हम लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर दूसरे कमरे तक जा रहा है, या दूसरी मंजिल पर बैठा है, तीसरी मंजिल पर कोई बैठा है, या कि दुनिया के किसी कोने में है, तो तुरंत पहुंच जाता है। एक्सेस बढ़ गया है, नज़दीकी दुनिया हो तो गई है, दिखने में आभासी दुनिया है ना ये। तो ये आभास होता है कि हम हर वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे 5000 फॉलोवर हैं या 10 लाख फॉलोवर हैं किसी के, या 2000 हैं, तो वो सब तो देखने में अच्छा लगता है, मन में खुशी होती है शायद, कि आभास होता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है। कुछ उसमें से लाइक करते हैं, कोई कुछ उसको पसंद करते हैं, लेकिन वो जो वास्तविक दुनिया है उससे बहुत जुड़ा नहीं है। तो इसको यथार्थ का आभास है, असल में वो यथार्थ लगता नहीं। भारतेंदु जी, आपने अवधी भाषा में भी कुछ किताबें लिखी हैं, क्या हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा लगा प्रश्न, क्योंकि मेरी मातृभाषा अवधी है और अवधी को मातृभाषा के रूप में जब हम जीते हैं, घर में बात करते हैं अपने परिवार में, पत्नी से, बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, तो अवधी में ही बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, हमारे पूरे देश की राजभाषा, तो राष्ट्रीय भाषा है, वो बड़ा गौरवान्वित स्वरूप है उसका। लेकिन जब हम सोचते हैं, जब हम अपने जीवन के बारे में, अपने घर परिवार, खाना पीना, इस तरह के जब शब्द हैं, इनमें तो हम अवधी में ही बात करेंगे। ब्रज वाला ब्रज में बोलता है, भोजपुरी वाला भोजपुरी में बोलता है। तो जीवन के जो अंतर प्रसंग हैं वो अवधी में मुझे लिखने में मुझे अच्छा लगा। तो शुरुआत हुई दोहों से, गीत से, पहले से लिखता था, तो वही लगभग 88-89 के आसपास मैंने अवधी में लिखना शुरू किया। भारतेंदु जी, आप 40 वर्षों से लेखन कर रहे हैं, आपको ये प्रेरणा किसने दी? त्रिलोचन जी ने मुझे प्रेरित किया कि अवधी में कविता तो लिखी जाती है, बहुत से लोगों ने लिखा है। बंशीधर शुक्लमयी काका और मैंने फड़ीस जी शुरुआत हुई थी। त्रिलोचन शास्त्री ने बरवे लिखे हैं, कई हजार बरवे हैं उनके अमोला में। तो उनसे इसी सिलसिले में मैं मिलने गया था, उनसे बातचीत की, साक्षात्कार किया। तब उन्होंने ये कहा था कि देखिए अवधी में गद्य लिखा जाना चाहिए, और वो भी कुछ उपन्यास जैसा लिख रहे थे, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाया या मिला नहीं कभी देखने को। तो उन दिनों मैंने 90-91 में ही फिर
जो उनसे जब मिला था तभी मैंने कुछ निबंध लिखे, कुछ कविताएं लिखी। तो 2000 में, सन 2000 में वो कस परजवट बिसारी के नाम से एक किताब आई हमारी। तो उसमें वो निबंध भी थे और कुछ कविताएं भी थी, और वो हमने त्रिलोचन जी को समर्पित भी किया था। तो खैर उनके पत्र वत्र मेरे पास रखे हैं, आशीर्वाद मिला। तो ये एक प्रसंग हुआ। अब उनकी प्रेरणा या समझो उसको मैंने आदेश के तौर पर अपने मन में संकल्प के रूप में लिया कि अवधि में कुछ और गद्य भी लिखा जाए। तो फिर उपन्यास बनी नई रोशनी, और उसके बाद वो आई 2009 में शायद आई थी। उसके बाद में फिर एक दूसरा उपन्यास चंदावती करके आया, तो अवधि में ही, और प्रोत्साहन मिला। मुझे प्रसन्नता ये हुई कि जो मेरी उपन्यास पतली सी 100-100 पेज की हमने गांव में जिसको दिया, तो गांव में मांग मांग करके 8-10 लोग पढ़ते थे उसको, और पढ़ने के बाद वो फोन भी करते थे। अब ऐसी कोई किताब आप लिख पावें कि जिस पर एक किताब को लेकर 8-10 लोग पढ़ें और उसके बाद फ़ोन करें, तो मुझे नहीं लगता मेरी और हिंदी की किताबों में इस तरह का फ़ोन नहीं किया है लोगों ने। लेकिन अवधि में मेरे जिस मातृभाषा क्षेत्र में, मैंने अवध का, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, इस तरह का जो इलाका है, बाराबंकी, तो यहाँ तो लोगों ने, मित्रों ने उसको बड़ा सराहा और कई जगह समीक्षाएं हुई। और थिसारस वाले अपने अरविंद सर जो हैं, अरविंद कुमार जी ने, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि बहुत अच्छी है, और उन्होंने अब उस नई रोशनी पर टिप्पणी लिख करके उसको हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया। तो प्रोत्साहन मिलता रहा। फिर मैंने दूसरी उपन्यास मेरी चंदावती आई। अब नई रोशनी की समस्या थोड़ा सा जो थी वो उसको हटा, उसी से जोड़ते हुए असल में किसानों की समस्या, ग्रामीण जीवन के, आंचलिक जीवन की समस्याएं, तो मूल उनकी भाषा में थी, इसलिए अच्छा लगा लोगों को। चंदावती ग्रामीण स्त्री के बारे में है, किस तरह से वो संघर्ष करती है और फिर वो मारी जाती है। त्रिलोचन जी ने लिखा, केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा, बाबा नागार्जुन ने भोजपुरी और मैथिली में लिखा है, तो बिज्जी ने राजस्थानी में लिखा है। तो जितना भी जो वास्तव में साहित्य से जुड़ा हुआ है, वो अपने जीवन मूल्यों से, अपने समाज से जुड़ करके ही लिखा जाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मुझे वो अच्छा लगा, तो मैंने अवधि में लिखा, और अभी भी कोशिश करता रहता हूँ। भारतेंदु जी, भविष्य में साहित्य का स्वरूप कैसा होगा? देखिए, भविष्य तो ज्योतिषी बताते हैं स्वाति जी, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन जीवन का नियम है। अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे आकाशवाणी आई तो एक क्रांति हुई थी 100-125 साल पहले, कि शब्द कैसे एक दूसरे के कानों में पहुँच जाते थे, कहाँ से कहाँ, हजारों किलोमीटर दूर, और सब। फिर दूरदर्शन आया तो चित्र के साथ शब्द जाने लगे। फिल्म पहले जब बनी थी करीब 1900 के आसपास, 1926-27 के आसपास शुरू हुई, 31 में सबसे पहली फिल्म बनी 1931 में, आलमारा, तो बोली के साथ वो आई। तो सवाल ये है कि प्रगति जब होगी, तकनीक जब आएगी, तो अपने माध्यम के साथ अपनी तरह का विस्तार करती जाती है। फिल्म से पहले फिल्म की कल्पना नहीं थी, और फिर जब आई तो फिल्म देखने की लाइनें लग गई। ठीक इसी तरह नाटक और ये सब चीज़ें जो है अपना स्वरूप भी बदलते हैं, विधाएं, लेखक, समाज, सब कुछ बदलता है। अब मोबाइल का यूट्यूब है, जो देखिए वो यूट्यूब बना रहा है। तो 21वीं सदी का जो लेखन है, साहित्य जिसको हम कहते हैं, वह शुद्धतावादी साहित्य नहीं रह जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिकल डांस, ड्रामा या जो शास्त्रीय पद्धति वाली जो चीज़ें हैं, रचनाएं हैं, वो तो अब नहीं दिखती हैं। दूसरा ये है कि विभिन्न प्रकार के लोग लिख रहे हैं, स्त्रियां लिख रही हैं, लड़के नए युवा लिख रहे हैं, नए विद्यार्थी लिख रहे हैं, प्रोफेसर्स लिख रहे हैं, साहित्यकार लिख रहे हैं। अब मैं बताऊँ आपको कि बहुत सारे प्रोफेसर्स का प्रमोशन होना होता है, तो उनको पता है कि भाई कोई 2 किताबें आनी है, तो जल्दबाजी में संपादन करके 2 किताबें निकाल दी। वो बहुत अच्छा साहित्य नहीं हो सकता। या इस तरह का बहुत सारा लेखन है जो उनका नाम, बायोडाटा बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो साहित्य का पढ़ने का जो आनंद होता है, तो वो जल्दबाजी वाला साहित्य है। ऐसे ही कुछ लोगों का बड़ा गंभीर काम भी आ रहा है सामने, नए नाटक, नई उपन्यासें, नई कविताएं, नए लोग लिख रहे हैं, जीवन चरित्र लिखे जा रहे हैं, आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, और डॉक्यूमेंटेशन करके लोग काम कर रहे हैं। तो
जैसे अब नेमी जी पर अभी ज्योतिष जोशी का की जीवनी आई, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से काम करें। नामवर जी पर जीवनी लिखी जा रही है। तो ये पहले के समय में इस तरह का साहित्य कम उपलब्ध होता था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, अच्छी बात है कि इस तरह का लेखन भी हमारे बीच में हो रहा है, हो पा रहा है, और वो बहुत कठिन नहीं है। अनुवाद हो रहा है, बहुत सारे लोग विभिन्न भाषाओं से, माने हिंदी से इतर जो भाषाएं हैं, देशी और विदेशी, उन सबका अनुवाद आ रहा है। तो साहित्य का संवर्धन तो हो रहा है, लेकिन हाँ, उसका प्रकाशन जगत और उसकी जो पहले जैसी स्थिति थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हालांकि रीडरशिप कम भी हो रही है। दूसरी तरफ नेट पर जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो विश्व के किसी भी कोने में बैठा है तो वो हिंदी में उपन्यास पढ़ सकता है, कविता पढ़ सकता है, हमसे जुड़ सकता है। क्या आपके कोई गुरु भी थे? कृपया दर्शकों को इस बारे में बताइए। असल में क्या हुआ, गांव में हम बैठते थे तो चौपाल जो होती थी दोपहर में, तो कुछ 8-10 लोग बैठ जाते थे, तो वो कहते थे कुछ सुनाओ। तो रामचरितमानस या इसकी कविताएं, अवधि की कविताएं, रमई काका की कविताएं, वो ले करके किताबें रखी रहती थी, मैं पढ़ के सुनाता था। पहले पिताजी भी सुनाते थे, पिताजी नहीं होते थे तो मैं सुनाता था। तो एक तो वो मोटिवेशन था, उससे एक तरह की प्रेरणा मिली कि लोग सुनते थे, सराहना करते थे। मैं सम्मानित लोगों की नज़र में अपने आप को समझता था कि हाँ भाई ये। तो वो धीरे धीरे चलता रहा। फिर व्यक्तिगत रूप से मैंने किसी को ऐसा गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये सीखा हमने बहुतों से। और जो टीचर्स थे उनसे भी, अपने गुरुजनों से, सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं, या यहाँ दिल्ली आने के बाद त्रिलोचन जी से मैंने बताया कि मैं जुड़ा रहा। विश्वनाथ त्रिपाठी जी से बहुत कुछ सीखता हूँ, यहाँ बतकही मंडल में अपने हमारे हैं, लगातार सीखते हैं हम लोग। आचार्य राधा वल्लभ शास्त्री जी जो संस्कृत के विद्वान, परम विद्वान हैं, तो वो हमारी पीएचडी की थीसिस के वाइवा मतलब एक्सपर्ट थे, तो इस नाते उनसे मुलाकात हुई। तो अनेक गुरु हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं संस्कृत का था, स्कूल में यहाँ पढ़ाता था, तो वैसा हमारे कोई गुरु की जो हर जगह, देवेंद्र शर्मा इंद्र जी, जो उनसे बहुत कुछ गीत और छंदोबद्ध कविता के बारे में सीखने का मौका मिला। तो मनुष्य सबसे सीखता है उस रूप में। ऐसा कोई नहीं था कि हर रचना मेरी उनके पास गई हो और उसको मैंने सुधरवाया गया हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। हाँ, जो इसका भी स्वागत किया मैंने, जिससे भी कुछ सुझाव दिया, कोई सुधार की बात कही, परामर्श दिया, मैंने उसको स्वीकार किया। भारतेंदु जी, आपने अपने बारे में, कुछ साहित्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। क्या आप युवा लेखकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसे अब कबीर को अपना आदर्श बनाना चाहिए, और जो निर्गुणियों का साहित्य है, नानक का साहित्य है, रैदास जी का साहित्य है, तो इस पर कंसंट्रेट करके हमें अपनी सांस्कृतिक धारा को आगे बढ़ाना है। क्योंकि केवल सगुण उपासना वाला राम मंदिर और कृष्ण मंदिर और इससे नाच गाने, इसमें धर्म का जो पाखंड है, हमें उससे अपने आप को मुक्त रखना है। अर्थव्यवस्था हमारी इसी से चकनाचूर हुई है, हमारे सामाजिक जो समीकरण है इसी से टूटते हैं। क्योंकि हम निर्गुणीय जो संत परंपरा है वह मनुष्यता के निकट अधिक है, वो हमारे सामाजिक जीवन के अधिक निकट है, वो प्रयोग धर्मी है, भौतिकवादी है। और असल में हमारा संघर्ष है, बेरोजगारी है, किसान हैं, स्त्रियां हैं, तो सब परेशान हैं। आपके रोज अखबार उठा करके देखें, रोज किस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इस तरह के समाज में हमें धार्मिक पाखंड, जातीय विद्वेष और ये जो अल्पसंख्यक और उस तरह की जो द्वेष की भावना है, हमें उससे मुक्त होकर एक मनुष्यता के लिए नया समाज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मनुष्य बने, ऋग्वेद में भी कहा मनुर्भव, माने मनुष्य बनो। बाकी तो तुम हिंदू और मुसलमान और सिख धर्म सब बन जाओगे, मनुष्य बनना कठिन है। तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त होगा। ये संदेश सबके मिले, अगर आप हमारी तरफ से देना चाहें। भारतेंदु जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।